कल की क्लास में हम लोगों ने भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ा था। भारत का एक सामान्य परिचय। आज की क्लास में हम लोग भारत के भूआकृतिक प्रदेशों, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के विषय में पढ़ेंगे। ब्रॉडर स्तर पर, बड़े स्तर पर भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में अगर देखा जाए तो देश के कुल भूभाग के मुख्य भूमि का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इसके 40.5% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, समुद्र तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, उन सबको मिला करके 40.5% पर मैदानों का विस्तार है। इसके पश्चात जो हिलॉक और माउंटेन्स हैं, पर्वत, पहाड़, पहाड़ी, उनका क्षेत्रफल है 28.5%, 28.5% पर पर्वत, पहाड़, पहाड़ियों का विस्तार है। और देश के कुल क्षेत्रफल के 31% पर प्लेट्यू, पठारों का विस्तार है। भारतीय भौगोलिक संस्थान ने भारत को मुख्य रूप से 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अलग अलग विद्वान भारत को अलग अलग भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने 5 भूआकृतिक प्रदेश बताए हैं, तो कुछ विद्वानों ने 7 भूआकृतिक प्रदेश बतलाए हैं। एनसीईआरटी की भी बुक्स में, कुछ एनसीईआरटी में भारत को 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कुछ एनसीईआरटीज में भारत के 5 भूआकृतिक प्रदेश बताए हैं। कुछ एनसीईआरटीज बुक्स में भारत को 7 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। लेकिन जो भारतीय भौगोलिक परिषद है, उसके द्वारा जो भारत के भूआकृतिक प्रदेश हैं, उनकी संख्या 4 है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की संख्या है 4, 5, 6, 7, तो सही उत्तर 4 बताएंगे ब्रॉडर स्तर पर। और इस प्रकार है। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नदर्न माउंटेनियस रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत का एक भूआकृतिक प्रदेश हो गया। दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा भूआकृतिक प्रदेश है कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इस प्रकार भारत को बड़े स्तर पर 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नदर्न माउंटेनियस रीजन, उत्तर का विशाल मैदान, नदर्न ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। हम लोग आज उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यह भारत का उत्तरतम भूआकृतिक प्रदेश है, जिसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर, भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसका विस्तार भारत के उत्तरतम भाग में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। और इसके 3 प्रमुख डिविजन्स इस प्रकार से हैं। पार हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, ट्रांस हिमालयास पहला हो जाता है। ट्रांस हिमालयास, पार हिमालय, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पहला है पार हिमालयास, उत्तर पश्चिम हिमालय या पार हिमालय। दूसरा प्रदेश है मुख्य हिमालय, मेन हिमालयास, मुख्य हिमालय।
और तीसरा डिवीजन है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल, तीसरा है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियां। इस प्रकार भारत जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, उसे मुख्य रूप से 3 डिविजन्स में, विभागों में विभाजित करते हैं। पार हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। सबसे पहले हम लोग पार हिमालय की बात करते हैं। पार हिमालय का विस्तार इंडस सूचर या इंडस नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी के उत्तर से प्रारंभ होकर पामीर की घाट तक है। पार हिमालय के अंतर्गत भारत की उन पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति पामीर की घाट से होती है और जो सिंधु घाटी के उत्तर में फैली हुई है, जिनका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में है, वे सब पार हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और इस प्रकार देखा जाए, पार हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और सुलेमान तीर्थार पर्वत श्रृंखलाओं को सम्मिलित किया जाता है। किंतु भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में काराकोरम और लद्दाख की पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ भूवैज्ञानिकों ने, जिनमें एसपी मुखर्जी, सिडनी बुरार्ड, ने यह देखा कि भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर जास्कर की संरचना काराकोरम और लद्दाख से मिलती है और इसलिए जास्कर को भी पार हिमालय में सम्मिलित किया है। और भारत सरकार के सभी ऑथेंटिक स्रोत जास्कर को पार हिमालय में ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि यह जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसके उत्तर में इसका विस्तार है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट और हॉफलांग फॉल्ट या हिंज लाइन के मध्य जास्कर श्रृंखला है, तो जास्कर को भी पार हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे काराकोरम, लद्दाख की पहाड़ियां और जास्कर पर्वत श्रृंखला। लेकिन उसके पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे पामीर की घाट क्या है। पामीर की घाट और इंग्लिश में नाट, उस भौगोलिक भूभाग को कहते हैं जहां से कई पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति होती है। पामीर की घाट से हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, सुलेमान, किरथार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां और इसी तरह से त्यान शान, कुल्लू शान आदि कई पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति होती है। इसी कारण इसे घाट कहते हैं, पामीर की घाट। पामीर की घाट एशिया के आप देखेंगे तो मध्य भाग में ये पड़ रहा है, एशिया के मध्य में है और अक्षांशीय विस्तार इसका इस तरह से है कि जो भारत की उत्तरतम अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके भी उत्तर में है। तो अक्षांशीय स्थिति भी इसकी मध्य में पड़ रही है और ऊंचाई इसकी काफी ज्यादा है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। ऊंचाई बढ़ने के साथ भी तापमान में कमी आती है और अक्षांशीय मान बढ़ने के साथ भी तापमान में कमी आती है। आप इसको जानते ही हैं, भूगोल के छात्र हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण जैव विविधता बहुत कम हो जाती है। इसी कारण एक तो एशिया के मध्य में है, केंद्रस्थ है, सेंट्रल पार्ट में है और दूसरा जैव विविधता भी कम होने के कारण पामीर की घाट को एशिया का निष्प्राण हृदय, लाइफलेस हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का निष्प्राण हृदय कहते हैं पामीर की घाट को। यही है पामीर की घाट, एशिया का निष्प्राण हृदय। यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जो काफी ऊंचा है, पठार सदृश दिखाई देता है और इसी कारण इसे यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। पामीर की घाट विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की छत पामीर की घाट को कहते हैं।
एशिया का निष्प्राण हृदय पामीर की गांठ को कहते हैं। पामीर की गांठ या ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से कई मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हो रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी बात कर लें कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति अलग से प्लेट विवर्तन सिद्धांत में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ब्रीफ में बस इतना जानते रहिए कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर टर्शियरी पीरियड के पहले वहाँ पर एक भूसन्नत थी, एक छिछले सागर का विस्तार था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। टेथिस सागर में तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां गिर रही थी और प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है वहां से निकलने वाली नदियां गिर रही थी। हजारों वर्षों तक इन नदियों द्वारा टेथिस सागर में मलबे सेडिमेंट्स का अवक्षेप यानी छेप सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया चलते रहने के कारण यह एक छिछले सागर के रूप में, भूसन्नत के रूप में टेथिस सागर अस्तित्व में आया। टेथिस सागर टेथिस भूसन्नत बन गया और दोनों प्लेटें, इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट, उस समय इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट की ओर 12 सेंटीमीटर, इयोशीन पीरियड के पहले इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट की ओर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से विस्थापित हो रही थी या अभिसरित हो रही थी। इसके कारण टेथिस भूसन्नत के मलबे में वलन की क्रिया प्रारंभ हुई, जिससे इयोसीन पीरियड में ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, महान हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई इयोसीन पीरियड में। दोनों प्लेटों के मध्य, तिब्बतन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण की प्रक्रिया चलती रही, जिससे एक और जहां ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय का उत्थान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मायोसीन पीरियड आते आते मिडल हिमालय, मध्य हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई। मायोसीन पीरियड में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हो गई। मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमाचल हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात आज जहां पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वहां पर जो टेथिस भूसन्नत थे वह उसका अवशेष, उसका रेलिक्ट एक नदी के रूप में आ गया, एक नदी के रूप में, जिसे हम लोग इंडो ब्रह्म रिवर के नाम से जानते हैं। इंडो ब्रह्म नदी आप जानते होंगे, भूगोल के छात्र हैं ज्यादा लोग देखने वाले। तो यहाँ पर आज जहाँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वहां पर मायोसीन पीरियड के पश्चात एक नदी की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था इंडो ब्रह्म रिवर। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर रही थी। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जहां आज शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वहीं पर इंडो ब्रह्म नदी गिर रही थी अरब सागर में। लेकिन तिब्बतन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया उस समय भी, आज तक भी चल रही है, उस समय भी चल रही थी और इस अभिसरण से इंडो ब्रह्म नदी के मलबे में उत्थान शुरू हुआ और इंडो ब्रह्म नदी में ओरोजिनी शुरू हुई और इंडो ब्रह्म रिवर के स्थान पर शिवालिक की पहाड़ियों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। यह घटना शुरू हुई प्लायोसीन पीरियड में। प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यह प्रश्न आता है कि महान हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो इयोसीन पीरियड में। कब प्रारंभ हुई? इयोसीन पीरियड में। मध्य हिमालय की उत्पत्ति कब प्रारंभ हुई? मायोसीन पीरियड में। शिवालिक की पहाड़ियों की उत्पत्ति कब प्रारंभ हुई? प्लायोसीन पीरियड में। उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति कब शुरू हुई? प्लेस्टोसीन होलोसीन पीरियड में।
अब वर्तमान समय में इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे, इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे, ग्लोब कहाँ है, इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे, तिब्बतन प्लेट के नीचे 5.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से क्षेपित हो रही है, जिसके कारण शिवालिक के दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति का संकेत प्राप्त हो चुका है, जिसका प्रमाण सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर हिमालय की एक चौथी श्रेणी के रूप में प्राप्त हुआ है। हिमालय की चौथी श्रेणी की उत्पत्ति शुरू हो गई है सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर। हम लोग बात हिमालय की उत्पत्ति की कर रहे थे। आज भी इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट के अभिसरण से या इंडियन प्लेट का तिब्बतन प्लेट के नीचे क्षेपित होने से, सबडक्ट करने से हिमालय की उत्पत्ति, विभिन्न श्रेणियों की जो विभिन्न श्रेणियों के जो उत्थान की दर है, उत्पत्ति तो हो गई, अब उत्थान की बात है। उत्थान अपलिफ्टमेंट की जो रेट है वो 2.4 मिलीमीटर पर ईयर से 1.2 मिलीमीटर पर ईयर के मध्य वेरी करती है। जैसे महान हिमालय का जो उत्थान हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वह 1.2 मिलीमीटर पर ईयर प्रति वर्ष की दर से है, जबकि शिवालिक की पहाड़ियों का उत्थान 2.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें हिमालय की उत्पत्ति की बात हो गई, पार हिमालय के प्रमुख श्रेणियों के बारे में। पार हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, सिंधु नदी के, अब वर्तमान समय में हम लोग सिंधु नदी के उत्तर और उत्तर पश्चिम में फैली पर्वत श्रेणियों को पार हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, और भारत के संदर्भ में पार हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख की पहाड़ियों और जास्कर पर्वत श्रृंखला को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो आप ये देख रहे हैं, ये भारत के उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है, मोस्ट नदर्न है, उत्तरतम पर्वत श्रृंखला। भारत का जो उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर है, उसके भी सबसे उत्तरी सीमा के सहारे इसका विस्तार है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 या गॉडविन आस्टीन। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 या गॉडविन आस्टीन, 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है K2 के। यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है K2 या गॉडविन आस्टीन। बहुत से लोग मानते हैं कि ये तो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर को हम आजाद कश्मीर नहीं कहते हैं, पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। हम पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, और इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन ही है। आप इससे भ्रमित न होइए कि ये तो पीओके में है और इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। पाकिस्तान का नियंत्रण है, लेकिन पाकिस्तान का ओनरशिप नहीं है। पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ये भारत का भूभाग है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी वही है जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और जो पीओके में है K2 या गॉडविन आस्टीन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम में अन्य श्रेणियां हैं, K1 है, गेशरबुम 1 है, गेशरबुम 2 है। ये आपके इम्तिहान में, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में कि गेशरबुम चोटियां नामक चोटियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, तो काराकोरम में स्थित हैं। काराकोरम में भारत के सबसे बड़े हिमनदों में से, विश्व के सबसे बड़े हिमनदों में से 2, और भारत का तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन इसी काराकोरम में ही स्थित है। सियाचिन के पश्चात दूसरा प्रमुख हिमनद बालतोरो भी काराकोरम में ही स्थित है। यहाँ पर सियाचिन है और बालतोरो है। सियाचिन और बालतोरो दोनों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही स्थित हैं, जो विश्व के सबसे बड़े हिमनदों में से 2 हैं और सबसे ऊंचे हिमनदों में से 2 हैं।
यहाँ सियाचिन को भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी मानते हैं और भारत का सबसे बड़ा हिमनद भी माना जाता है। काराकोरम का जो दक्षिण पूर्वी विस्तार है तिब्बत के पठार पर, उसे कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत श्रृंखला में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ओम शब्द बना रहता है, ओम शब्द। इसलिए माना जाता है कि इसमें ओंकार रूपी भगवान शिव का निवास स्थान है कैलाश पर्वत में। और इसी कैलाश और मानसरोवर, यहाँ पर मानसरोवर झील है, इसी का दर्शन करने भारतीय तीर्थयात्री प्रतिवर्ष यहाँ जाया करते हैं। और उनकी भाषा में कैलाश पर्वत को ओम पर्वत, ओंकार पर्वत भी कहा जाता है। काराकोरम को कृष्णगिरि भी कहते हैं। कृष्णगिरि माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय इसी पर्वत श्रृंखला पर बिताया था और इसीलिए काराकोरम को कृष्णगिरि भी कहते हैं। यूपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है कि कृष्णगिरि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लोगों को पता रहता है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और जब प्रश्न है कि कृष्णगिरि की सबसे ऊंची चोटी, तो वो काराकोरम को जब नहीं जानते किसे कृष्णगिरि भी कहते हैं तो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। कृष्णगिरि काराकोरम को ही कहते हैं। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख के पठार का विस्तार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का उच्चतम पठार लद्दाख का पठार। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5300 मीटर, 5300 मीटर है। लद्दाख पठार की समुद्र तल से ऊंचाई भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पठार भी लद्दाख का पठार है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला पठार भारत का लद्दाख का पठार। यहाँ पर भी कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है इस पठार के अधिकांश भागों पर। यही लद्दाख पठार पर फैली पहाड़ियों को लद्दाख की पहाड़ियां कहते हैं। और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु घाटी है, सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी के तट से 6 किलोमीटर उत्तर में, अर्थात सिंधु नदी के दाहिनी ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगर लेह अवस्थित है। लेह जिला मुख्यालय, जो लेह कलेक्ट्रेट है, उसकी सिंधु नदी घाटी से दूरी 6 किलोमीटर है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि लेह अवस्थित है सिंधु घाटी के दाहिनी ओर, सिंधु घाटी के बाईं ओर, और तरह तरह के विकल्प बनाकर पूछे जाते हैं। आप इसको जानिए कि सिंधु घाटी के दाहिनी ओर, दाहिने हाथ की ओर, जिस ओर नदी जा रही है उस ओर आप मुंह करके खड़े होंगे। आपके दाहिने हाथ की ओर दाहिना तट और बाएं हाथ की ओर बायां तट। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह नगर है। भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला नगर भी पूछा जाए तो लेह नगर होगा। लेह से हिमाचल प्रदेश के मनाली की ओर एक सड़क आती है, लेह मनाली मार्ग, जिसका निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। लेह मनाली मार्ग भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, लेह मनाली मार्ग, और यह आगे चल करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A से संबद्ध हो जाती है। हम लोग बात कर रहे थे अब जास्कर पर्वत श्रृंखला की। जास्कर पर्वत श्रृंखला संरचनात्मक और भूगर्भिक दृष्टि से काराकोरम और लद्दाख से समानता रखता है और रखती है, और इसलिए इसको पार हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। पर्वत नहीं है, पर्वत है, यहाँ के अल्फाबेट में व नहीं ब है। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की जो मीन सी लेवल से हाइट है वह है 8126 मीटर। नंगा पर्वत की समुद्र से ऊंचाई कितनी हो गई? 8126 मीटर। यह जम्मू कश्मीर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। अब इस समय अब हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य रह नहीं गया है, तो अब इस समय क्या होगा,
इस समय होगा यह जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी ये हो गई नंगा पर्वत 8126 मीटर, और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो नंगा पर्वत जो जास्कर में स्थित है 8126 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद हम लोग ये पार हिमालय की बात हो गई। किरथार सुलेमान भारतीय उपमहाद्वीप में तो स्थित हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका विस्तार है, लेकिन भारत में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगर मुख्य हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय के बाद मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय में क्या होता है कि सिंधु नदी से लेकर के देहांग या ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग नामों से जाना जाता है। तो सिंधु और दिहांग के मध्य मुख्य हिमालय की श्रेणियों का विस्तार है, मेन हिमालय आज की। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की लंबाई, और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ेंगे तो क्रमशः 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में मुख्य हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार है। मुख्य हिमालय को हम लोग भूगर्भिक रूप से ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्य हिमालय का विस्तार हिंजलाइन या हॉफलॉन्ग फाल्ट और हिमालयन फ्रंटल फाल्ट जो शिवालिक के दक्षिण में एक भ्रंश है जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है, उस भ्रंश का नाम है हिमालयन फ्रंटल फाल्ट। तो हिमालयन फ्रंटल फाल्ट और सूचर लाइन के मध्य फैली पर्वत श्रेणियां मुख्य हिमालय कहलाती हैं, लेकिन इनकी पश्चिमी सीमा यहाँ पर इंडस सूचर और यहाँ पर हॉफलॉन्ग फाल्ट अरुणाचल प्रदेश में हाफलॉन्ग फाल्ट से कॉन्फाइंड होती है, निर्धारित होती है। इन्हीं के मध्य है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनकी संख्या 3 है। मुख्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, सबसे उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है इसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में और समानांतर मध्य हिमालय का विस्तार है। मध्य हिमालय और मध्य हिमालय महान हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है, इसलिए इसे लघु हिमालय, और हिम का विस्तार है, हिमानियों का विस्तार महान हिमालय में है, मध्य हिमालय में इनका विस्तार कम है, तो इसे हिम का आंचल हिमाचल भी कहते हैं। और हिमाचल के दक्षिण में तथा हिमाचल के समानांतर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। शिवालिक की पहाड़ी, आज हम लोग केवल महान हिमालय के बारे में ही अध्ययन करेंगे, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हाफलॉन्ग फाल्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य 2500 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई तथा 6000 मीटर की औसत ऊंचाई में है। महान हिमालय में विश्व की 13 सर्वोच्च चोटियों में 14 सर्वोच्च चोटियों में से 13 सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में ही स्थित हैं। एक फिर कहाँ चली गई, एक हो गई ये K2 काराकोरम में, जो है काराकोरम को हिमालय, जब केवल हम लोग हिमालय कहते हैं उसका अर्थ मुख्य हिमालय से होता है, और काराकोरम हो गई पार हिमालय की श्रेणी। तो 13 सर्वोच्च चोटियां इसी महान हिमालय में स्थित हैं। महान हिमालय की चौड़ाई कितनी है, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर,
औसत ऊंचाई महान हिमालय की कितनी है? 6000 मीटर। विस्तार कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में। और महान हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत इसी महान हिमालय की एक श्रृंखला जास्कर में स्थित है। महान हिमालय में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी अवस्थित है। नंदा देवी 7816 भी मिलता है और 17 भी मिलता है। भारत सरकार के आधिकारिक स्रोत में 16 ही है, एनसीईआरटी में 17 है। 7800 ऐसे आप याद रख सकते हैं, 7 उसे 1 अधिक 8, 8 दूना 16 होता है, तो 7 8 16 मतलब 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या गौरी शंकर या सागर माथा या नेपाल के लोग इसे अपनी भाषा में चोमोलुंगमा, तिब्बती लोग चोमोलुंगमा कहते हैं। तो चोमोलुंगमा या एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो महान हिमालय में ही स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। 8848 बुक्स में मिलता है, लेकिन 2000 में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार अब 8850 आप पढ़ेंगे, 8848 नहीं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई। भारत के सिक्किम राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा 8598 मीटर, 8598 मीटर। कंचनजंगा भी महान हिमालय में ही अवस्थित है, जो सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत के केटू के पश्चात दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की केटू के पश्चात दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नाम की यहाँ कई चोटियां हैं, कंचनजंगा 1, कंचनजंगा 2, कंचनजंगा 3, लेकिन मुख्य है कंचनजंगा या कंचनजंगा 1 8598 मीटर। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा 7756 मीटर, यह भी महान हिमालय में ही अवस्थित है। महान हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपने पढ़ लिया कि इंडियन और तिब्बतन प्लेटों के अभिसरण से टेथिस भूसन्नत के मलबे से इसका उत्थान शुरू हुआ इयोशीन पीरियड में। इसकी उत्पत्ति ओरिजिन शुरू हुई इयोशीन पीरियड में और इसका उत्थान आज तक जारी है। विश्व का सबसे ऊंचा तरुण वलित पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत के उत्तरी सीमा के सहारे अवस्थित है। इन ऊंची श्रेणियों के अलावा इनमें और कई ऊंची पर्वत श्रेणियां और कई ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों के अलावा जिनका अभी डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया, इसके अलावा भी कई ऊंची चोटियां हैं, जैसे धौलागिरी की ऊंचाई 8172, 819 होता है, 729 होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 8172 या 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है, धौला है। दूसरा है एक अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 80 और 80 से 2 कम 78, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 80 78 मतलब 8078 मीटर, 8078 मीटर। एक अन्य चोटी है यहाँ पर जिसका नाम है मकालू। एवरेस्ट और कंचनजंगा चोटियों के मध्य भाग में ये मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर, 8481 मीटर मकालू है। महान हिमालय के ये प्रमुख ऊंची चोटियां हैं।
महान हिमालय में ही बद्रीनाथ चोटी है, केदारनाथ चोटी है, बहुत सी हिमानियाँ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, कई हिमानियाँ हैं। महान हिमालय में अनेक हिमानियाँ हैं जिनके इन हिमानियों या हिमनदों के बर्फ के पिघलने से उत्तर भारत के लिए कई सरिताओं की उत्पत्ति होती है। इसी कारण महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री तुंगभद्र से आपने कविता सुना है जयशंकर प्रसाद की। यहाँ से महान हिमालय के हिमानियों से उत्तर भारत के लिए कई नदियों की उत्पत्ति हुई है, इसी कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है विश्व की भी, और हिमाचल और शिवालिक की तुलना में भी ज़्यादा ऊंची है, इसलिए इसे ग्रेटर हिमालयाज, बृहद हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक और मध्य हिमालय के भी अंदर है, ये भारत की ओर से अगर आप जाएंगे तो अंदर है, इसलिए इसे इनर हिमालयाज, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और इसी महान हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस पर भी प्रश्न आया है कि माउंट एवरेस्ट का नामकरण किसके आधार पर किया गया। ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है माउंट एवरेस्ट। ये भी प्रश्न आता है। महान हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, उत्तर तिब्बत की ओर वाला ढाल, यह मंद है, जबकि इसका जो दक्षिणी ढाल है, भारत की ओर वाला ढाल या मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला ढाल, वो तीव्र है। तीव्र होने के कारण इसके दक्षिणी ढाल के सहारे वनाच्छादन कम हुआ है और उत्तरी ढाल के सहारे वनाच्छादन ज्यादा है। और उत्तरी ढाल की ओर से भारत हिमालय पर चढ़ाई करना आसान है, जबकि भारत की ओर से महान हिमालय पर चढ़ाई करना डिफिकल्ट है, अर्थात सामरिक दृष्टि से महान हिमालय भारत को असुविधा उत्पन्न कर सकता है। और शेष जो मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों की बात है, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो समय ज़्यादा होने की वजह से आप को असुविधा भी हो जाती है, तो शेष कल ये डिस्कशन होगा।